वेलकम टू गाला सीरीज। बेटा जी, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक धमाकेदार रिवीजन। हमने अब तक इकोनॉमिक्स का सेक्शन नंबर सी, उसका 1 2 3 4 5 पांच पेपर बता दिए। आज हम करेंगे छठा पेपर, सेक्शन नंबर 6 ऑफ इकोनॉमिक्स, 24 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं चलो वापस से वही दो चीज। आपको क्या करना है, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लास्ट में आप बोलोगे सर क्या मजा, मस्त वाला सिखाया है। दूसरी चीज कि आंसर भी मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, पूरा का पूरा आंसर मिलेगा। कहा कैसे बताओ सर, कब आना है, कैसे आना है, कहीं नहीं आना। आपको क्या करना है, जो ये YouTube है उसके डिस्क्रिप्शन में देखना, पहली लाइन में लिंक दे दूंगा, आपको उस पर क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगा तो पूरा आंसर आपके पास आ जाएगा। सर मगर इसके आंसर के क्या फायदे होंगे, वो तो बुक्स में भी दिए। बस ये मेरे जेठालाल, मेरी बबीता, यहाँ पे बेटा जी आप जब है ना उसको जब डाउनलोड करोगे और देखोगे ना, तो मैंने बहुत मेहनत करके उसको नोट्स के फॉर्म में आपको कैसे लिखना है, उसको कैसे सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है, जो आपको क्या करेगा, बहुत मदद करेगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा जी, तो आ गए हैं हम हमारी स्क्रीन पे, हमारा गाला पेपर सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 6। मैंने आपको बताया है, अगर आपने 1 to 5 के पेपर नहीं किए हैं तो जल्दी से जाओ प्लेलिस्ट के अंदर, उसको भी देख लेना। तो आज हम देखेंगे सेक्शन नंबर पेपर नंबर 6, सेक्शन नंबर सी। पहला क्वेश्चन शुरू होता है अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा सवाल, 1 करोड़ रुपए का। ओके, गिव द डिफरेंस बिटवीन द डायग्राम एंड द ग्राफ एनी टू। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा जी? जो डायग्राम होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, जबकि हमारा ग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता। यहाँ पे हमको स्टैटिस्टिकल टूल्स की नॉलेज की जरूरत नहीं होती, वही यहाँ पे टूल्स की नॉलेज चाहिए होती है। यहाँ पे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। गिव द कॉशियस एरिया इन यूजिंग द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बेटा जी आप जब कंप्यूटर का यूज करो तो उसमें किस चीज की सावधानी रखनी पड़ती है? बेटा ये जो कंप्यूटर है ये आपको हेल्प करता है, इट हेल्प यू इन स्टडिंग, इट इज नॉट द स्टडी मटेरियल इटसेल्फ। ये एक स्टडी मटेरियल नहीं, ये आपका हेल्प करेगा कंप्यूटर, वो आपका स्टडी मटेरियल नहीं है। इट हेल्प्स करेगा आपको क्या कैसे चीजों को आसान बनाने में, इजी बनाने में, फास्ट बनाने में, बट ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा। क्या ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा? इफ यू डू नॉट यूज द राइट कमांड, अगर हमको राइट कमांड नहीं मालूम है, राइट फॉर्मूला नहीं मालूम हो, तो क्या होगा, उससे हमारा डेटा लॉस हो सकता है, उससे हम क्या हो, हमारा इनकरेक्ट ग्राफ भी आ सकता है। ओके ओके, एक मिनट। ओके, तो हमने क्या देखा, कॉशियस क्या क्या देखा, ये आपको मदद करता है बट ये आपको रिप्लेस, स्टडी मटेरियल को रिप्लेस नहीं करेगा। ये चीजों को आसान बनाता है बट रिप्लेस नहीं करेगा। ये नॉट द स्टडी मटेरियल। लास्ट हमने देखा था, ये अगर गलत कमांड दिया, गलत फॉर्मूला दिया तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा या तो इनकरेक्ट ग्राफ निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, where do quantitative and qualitative changes occur? बेटा जी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस कहाँ अकर होते हैं? पहला क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होता है? क्वांटिटेटिव जिसको हम नाप सकते हो। तो बेटा जब है ना स्किल्ड वर्कर जो होता है ना, एंड इंक्रीज इन द स्किल्ड वर्कर, अगर स्किल्ड वर्कर बढ़े तो क्या होगा, उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी, तो क्या होगा, उनकी सेविंग बढ़ेगी, तो क्या होगा, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या होगा, कैपिटल मार्केट के अंदर कैपिटल इक्विपमेंट बढ़ेंगे और कैपिटल का जो पैसा है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा, जिससे नई नई इंडस्ट्रीज आएगी। उससे क्या होगा, लेबर हमारा विद द मोर लेबर एंड मोर कैपिटल, क्या हुआ, हमने देखा ना यहाँ पे लेबर बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, तो लेबर कैपिटल बढ़ा तो मोर प्रोडक्शन होगा। उससे क्या होगा, लीडिंग टू राइज इन द नेशनल इनकम बढ़ेगा, क्योंकि नेशनल इनकम कैसे होती है, टोटल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ा। और उसी को हम बोलेंगे कि ये क्या हुआ है, क्वांटिटेटिव चेंजेस हुआ है, क्योंकि हमारी नेशनल इनकम क्या हुई है, बढ़ी है। वापस से बोलो जल्दी जल्दी, क्या हुआ, स्किल लेबर बढ़े, स्किल लेबर बढ़े तो उनकी इफिशियंसी बढ़ी, इफिशियंसी बढ़ेगी तो उनकी सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। अगर लेबर बढ़े, कैपिटल बढ़ा तो क्या होगा, उससे होगा क्या कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, और उसी को बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव चेंजेस। और ये क्या होता है, लॉन्ग रन प्रोसेस होती है। क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होता है? क्वालिटेटिव चेंजेस का मतलब कि हमारी लाइफ में सुधार होना। जैसे कि हम क्या यूज करें, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पहले हम घसीट पिटी वो बैल से, मतलब कि वो हल से बैल को जो खेत को जोत रहे हैं, और पानी लेके खेतों के अंदर छिड़काव कर रहे हैं। फिर हम ये जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का, फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे, तो वो सब
पुरानी टेक्नोलॉजी थी। अभी क्वालिटेटिव चेंजेस क्या, हम नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, चेंजेस टेक प्लेस इन द वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर, न्यू सीड्स डेवलप होंगे, ग्रीन जिसको हम HYV सीड्स बोलते हैं, यील्डिंग हाई वैरायटी सीड्स। ओके, फिर मॉडर्न फार्मिंग होगी, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, लीडिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ये क्या है, हमारा क्वालिटेटिव चेंजेस, मतलब कि हमारी लाइफ में हमारे काम करने के तरीकों में सुधार होता है, उसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस। ओके, विच कंट्री हैज अ हायर नेशनल इनकम एज कंपेयर टू द नॉर्थ अमेरिका और श्रीलंका? पाकिस्तान। कौन सी कंट्रीज हैं, विच कंट्रीज? तो वो है चाइना और इंडिया, जिसका ग्रोथ रेट कितना है, 7.3% है, जो सबको पछाड़ दिया। बेटा जी, नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट मतलब कि हमारी नेशनल इनकम कितने तेजी से बढ़ रही है, तो जो इंडिया और चाइना की जो नेशनल इनकम बढ़ रही है ना, वो 7.3% तेजी से बढ़ रही है, जिसने क्या किया, दूसरे देशों को क्या कर दिया, पछाड़ दिया है। ओके, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया को कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मेरा भारत महान, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की बोलो जय। तो बेटा जी, हमारा देश ऐसे ही ग्रो करता रहे और हमारा देश आसमान को, बुलंदियों को छुए, आगे से आगे बढ़ता जाए, और हम आने वाले टाइम पे अमेरिका और यूएस, इंग्लैंड, उन सबको पीछे छोड़ के, जैसे हम सोने की चिड़िया बोले जाते थे पहले के टाइम पे, वैसा ही हमारा देश वापस वैसा ही हो, ऐसी हमारी शुभकामना है हमारे देश के लिए। ओके जी, तो हमारा जो नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट है, किसको पछाड़ दिया, इन सबको पछाड़ के चाइना और इंडिया का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा 7.3, और ये क्या है, क्योंकि हाँ, इसलिए हमारा देश फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है। ओके, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉजेज इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा जी, जब है ना मनी सप्लाई क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो क्या करेंगे, वो भागेंगे, वाओ, अब मेरे पास सपोज किसी का 100 रुपए, तो कितने की डिमांड करेगा, 100 रुपए की गुड्स की डिमांड करेगा। लेकिन अगर उसी के पास अगर 1000 रुपए के हो गए तो 1000 रुपए की डिमांड करेगा, उसी के पास अगर 10,000 रुपए आने लगे तो 10,000 की डिमांड करेगा। अगर व्यक्ति का 10,000 की जाएगा कि लाओ, अब तो मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, होगा क्या, सामने अगर सप्लाई नहीं बढ़ा, इफ सामने अगर उतना सप्लाई नहीं बढ़ा तो क्या होगा, स्कैसिटी होगी, तो क्या होगी, चीजों की प्राइस बढ़ेगी, और चीजों की प्राइस बढ़ना मतलब कॉजेस इन्फ्लेशन। तो यही होता है, टू मच मनी बढ़ना, लेकिन गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होना, लीड टू स्कैसिटी, और स्कैसिटी मतलब प्राइस राइज, और प्राइस राइज मतलब इन्फ्लेशन। आया ना मजा? ओके, कमेंट में लिखना जरूर बेटा जी, अभी लिखो सब, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बेटा जी, ये जो मनी है ना, मनी ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे काम करती है, बताना जरा। तो बेटा जी, ये जो मनी होता है ना, मनी ये हमको मदद करती है गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में, और रिमूव करती है डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो कहां पे होता था, बार्टर सिस्टम में होता था कि मेरे को ये चाहिए, सामने वाले को वो नहीं चाहिए, लेकिन सामने वाले को जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होती थी, जो अब पॉसिबल होने लगे किसके अंदर, मनी के अंदर। तो मनी के अंदर डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस वांट निकल चुका है, हम इजीली कोई भी चीज को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, हम जैसे फार्मर है, फार्मर क्या करेगा, वीट सेल किया, पैसा आया, और उससे क्या किया, क्लोथ खरीद लिया। यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया इजीली, वो क्या, उसको जरूरी नहीं कि उसको वीट बेच के उसको तुरंत की तुरंत क्लोथ खरीदने पड़ेंगे। अब क्या होगा, जब भी उसको क्लोथ की रिक्वायरमेंट होगी तब वो क्लोथ खरीदेगा, अभी तो वेट को वो आसानी से बेच देगा। एक इंडिविजुअल है जो अपनी फ्यूचर के लिए क्या कर सकता है, फ्यूचर के लिए अमाउंट सेव करके सकता है, जब उसको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी तब वो मनी का यूज कर सकता है। तो ये क्या होगा, हमारा जो मनी है उस क्या कर दिया, एक्सचेंज एंड कन्वीनियंट, एक्सचेंज को एकदम इजी बना दिया और कन्वीनियंट बना दिया। ओके ओके, हाउ वर द बैंक वर्ड ओरिजिनेटेड। बेटा जी, ये बैंक वर्ड कहां से आया, ये बैंक वर्ड आया है, कहां से वर्ड आया, ये इटालियन जिसमें बोला जाता है बैंका, एंड फ्रेंच के अंदर बोला जाता है बैंक्यू। क्या, इटालियन में बोला जाता है बैंका एंड फ्रेंच में बोला जाता है बैंक्यू। एक मिनट, बेटा जी ये क्या होता है ना,
ये पहले के टाइम पे, इन ओल्डन टाइम, ये जो यूरोपियन मनी लेंडर है ना, ये ऐसे टेबल सजा के रखते थे और टेबल के ऊपर अलग अलग कंट्रीज की कॉइन्स वगैरह रखते थे और लोगों को क्या करते थे, ये एक्सचेंज करते थे, सेल करते थे, क्या करते थे, सेल करते। यूरोपियन मनी लेंडर यूज टू बेंचेस, यहाँ पे क्या करते थे, बेंचेस डिस्प्ले करते थे जिसके अंदर ये उनको डिस्प्ले करना, उसको एक्सचेंज करना कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्री। इसी के ऊपर से, क्योंकि ये एक्सचेंज कर रहे हैं मनी का एक्सचेंज कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्री का एक्सचेंज हो रहा है, इसी के ऊपर से ये जो बैंक का, बैंक क्यू, इनके नाम से पड़ गया बैंक नाम। ठीक है, तो बैंक क्या है, किससे एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ मनी। क्या, कलेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ मनी। ओके, तो बैंक कहां से आया था, बैंक का एंड बैंक के मीनिंग से आया हुआ है। ओके, तो एकदम सिंपल है ना। अब ये देखो, ऐसी जब इमेज आपके सामने आती है तब आप लगता है यार ये तो बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से हम कुछ पढ़ाते हैं हमारी क्लास के अंदर, बहुत ज्यादा ही सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ाते हैं बच्चों को, अलग अलग तरकीब रखते हैं ताकि वो इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे यहाँ पे जो बच्चा 10th में 43% लाता है ना, वो लाया था ना 43, वो 12th में हमारे पास पढ़ के, कॉमर्स में पढ़ के वो 75 अचीव करता। आप सोचो कि वो बच्चे का हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किया होगा, कितना वो हमारे यहाँ से नॉलेज लेके निकला था। बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स है जिनके 11th के अंदर बहुत कम, 10th में बहुत कम आते हैं। इवन कितने बच्चे हैं जो हमारे पास 12th में आते हैं और फिर 12th में आने को लगता है कि सर मैं 11th में आपके पास क्यों नहीं आया। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि सर आपके पास जो मैंने पढ़ा हुआ सच में मजेदार है? तो कमेंट में बताना जरूर। ओके बेटा, तो ये इंग्लिश वर्ड कहां से है, फटाफट एक बार वापस क्विक रिवीजन करो। ये आया इटालियन में बोला जाता है बैंका, और फ्रेंच में बोला जाता है बैंक क्यू। तो इसके ऊपर से नाम पड़ा बैंक क्यू, क्योंकि ये यूज करते थे एक बेंच, क्या यूज करते थे, बेंच पे क्या करते थे, डिस्प्ले एंड एक्सचेंज ऑफ पॉइंट। और ये क्योंकि ये एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, इसी के ऊपर से नाम पड़ गया बैंक। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट? ये तो अब तो एकदम रट्टा तोता हो गया। क्या होता है, जो हमारी जो सेविंग होती है, हम क्या करते हैं, उसको बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं। बैंक क्या करती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। और ये जो डिपॉजिट है उसको हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। कैसे? चेक के थ्रू, विड्रॉ स्लिप के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, एकदम ईजी है। अब इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे ना ये याद रखना, सेविंग का ना नाम ही सजेस्ट है, ये सेविंग की मतलब जो हम सेविंग पर्पस से जितने भी पैसा हमारे पास है, हमारे पॉकेट मनी में है, वो जाके बैंक में, ताकि वो सेफ भी रहे और जब भी चाहो हम उसको यूज कर सके। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होती है? रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि क्या करते हैं, हम बैंक के अंदर डिपॉजिट रखते हैं। बैंक वाला बोलता है कि भाई वैसे तो तुम्हें ना 1 लाख की डिपॉजिट नहीं दे सकते, लेकिन हर महीने 5-5 हजार तो निकाल सकते ना। आप क्या करो, आप हर महीने 5-5 हजार हमारे पास डिपॉजिट करो, उसी को बोला जाता है रिकरिंग डिपॉजिट। उससे क्या होगा, उससे आपका पैसा 5 साल बाद इतना बड़ा हो जाएगा कि आप एक साथ नहीं निकाल सकते, लेकिन यही में पैसा जब 5 साल बाद आपको रिटर्न में मिलेगा तो आपको बहुत हेल्प लगेगी। तो लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट रेगुलर बेसिस पे फिक्स डिपॉजिट के रूप में बैंक के अंदर डिपॉजिट करते जाते हैं, और उसके ऊपर जितना पैसा आपका एक्यूमुलेट होता है ना, उसके ऊपर उसको आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है। तो जब पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत मस्त मिलता है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच ऑफ इनकम कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। बेटा जी, इनकम कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी का मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है? बेटा जी, वैसे तो हमने देखा है पॉवर्टी लाइन के अंदर कि ये पुरानी बात कर रहा हूं कि पुरानी मेथड जिसके अंदर पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की जाती थी, एक इनकम लेवल डिसाइड की भाई हमको एक नॉर्मल एक बंदे को कुछ खाने के लिए मिनिमम कैलोरीज चाहिए होती है, उस कैलोरी के लिए इतना पैसा चाहिए होता है। तो एक बंदा अगर इतना पैसा खर्च कर पाता है, क्या एक बंदा अगर उतना पैसा खर्च कर पा रहा है, उतनी इनकम को जनरेट कर पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन। और जितने बंदे उस पॉवर्टी लाइन के बिलो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जितने भी बंदे मतलब जितने भी इंसान हैं, पॉपुलेशन का 2 भाग में हम डिवाइड करेंगे। एक जो उतनी मिनिमम इनकम को अर्न कर पा रहे हैं, वो पॉपुलेशन का एक पार्ट, वो पुअर नहीं करेंगे। लेकिन जो पब्लिक उतनी इनकम को अर्न नहीं कर पा रहे, वो कहेंगे उस लाइन के नीचे से, और वो पॉपुलेशन को हम बोलेंगे कि भाई ये पुअर है। क्या बोलेंगे? उन पॉपुलेशन को हम बोलेंगे ये पुअर है। पहली चीज क्लियर है? हाँ। अब ये जो पॉवर्टी की डेफिनेशन थी ना, इस पे ऊपर फोकस किया था, किसके ऊपर? कैलोरीज के ऊपर, कैलोरी कंजम्पशन। इसलिए बोला गया कि भाई क्या तुम कैलोरीज को लेके पड़े हुए, दूसरी बहुत सारी चीजें होती है जो कंसिडर करनी चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हो। आपकी ये जो पॉवर्टी लाइन है ना, ये पॉवर्टी लाइन निकाल दो, इसको स्टारवेशन लाइन रख दो। तो फिर बोला अच्छा
ऐसी बातें तो मेरे को बताओ, आप बोलना क्या चाहते हो? अरे તમે કહેવા શું માંગો છો મને થોડું ડિટેલમાં કહો ને भाई। तो उसने बोला कि मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम सिर्फ पुअर्टी लाइन, जो स्टारवेशन लाइन को कंसिडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे दूसरी चीजों को भी कंसिडर करेंगे। बोले बोले तो मुन्ना भाई एमबीबीएस, ओके, बोले तो मतलब क्या? बोले तो मतलब होता है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम मतलब पुअर्टी लाइन नहीं, आपको क्या करना चाहिए, आपको अदर फैक्टर भी कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि गुड हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें भी होती है लाइफ में। खाली एक स्टारवेशन लाइन, हम खाली खाने के लिए नहीं आते। आप खाली खाने की दृष्टि से मत सोचो कि एक इंसान भूखा है कि नहीं है, वो इंसान पुअर है कि नहीं है। आप ये देखो, अगर उस बंदे को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी है उस कंट्री में, अगर उस कंट्री के अंदर वो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, उसकी फ्रीडम टू स्पीच है, अपॉर्चुनिटीज है, उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रही है, अगर वो कंट्री उसको ये सारी चीजें दे रहा है, मतलब क्या है, वो पुअर नहीं कहलाता। समझे? ओके, तो हमारा ये जो यूएनडीपी है ना, उसने ये बताया, एक्सप्लेन किया मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी, जिसके थ्रू उसने बोला कि उसमें क्या कंसीडर किया, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स को भी इंक्लूड किया। और ये जो हमारा HDI हम आगे पढ़ चुके हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पुअर्टी, जो पुअर्टी इंडेक्स है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है? उसमें आता है नॉलेज, उसमें आता है हेल्थ, उसमें आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब ये जो चीजें हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे उन्होंने उसको कंसिडर किया। तो ये होती है मॉडर्न अप्रोच कंसेप्ट ऑफ पुअर्टी। समझ गए ना? तो मैंने आपको ये भी बता दी कि क्या था और ये बताया कि मॉडर्न में क्या है। ठीक है, मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली ये बताता, लेकिन फिर आपको कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं होता। तो मैं यहाँ पे आपको 90% की तैयारी कर, उसके कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए ना, उसका पूरा ट्राई करो। तो आप भी कमेंट में मेरे को जरूर से लिख के बताना कि सर आपके कंसेप्ट हमको बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके, एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन करो अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, या तो कंपल्सरीली नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, कंपल्सरीली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा जी? जब कोई व्यक्ति है ना, व्यक्ति मैं काम करना चाहता हूं, मैं विलिंग भी हूं, मैं एबल भी हूं, लेकिन काम नहीं मिलता, क्या करूं, मुझे काम चाहिए, लेकिन कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। यहां पे वो व्यक्ति को बोलेंगे वो कैसा है, वो कंपल्सरीली अनएम्प्लॉयड है। मतलब कि वो करंट वेज रेट पर वो चाहता है काम करना, रेडी भी है, मगर उसको काम नहीं मिल रहा, डिप्राइव ऑफ वर्क, उसको काम नहीं मिल रहा, तो उसको हम बोलेंगे अनविलिंग। विलिंगली अनएम्प्लॉयड नहीं हूं मैं, क्या है, मेरे को मिल ही नहीं रहा है, मैं कंपल्सरीली अनएम्प्लॉयड हूं। और वॉलंटरी में क्या है, हम है राजा की औलाद, मुझको चाहिए इतनी सैलरी और इतने घंटे की जॉब, वरना मैं काम नहीं करूंगा। मतलब सामने वाला उसको ऑफर कर रहा है काम, लेकिन बेटा जी वो विलिंग रेडी नहीं है, ही इज नॉट विलिंग टू वर्क, ही इज नॉट रेडी टू वर्क, हेंस उसको काम नहीं मिल रहा। ठीक है, या तो उसने किया है, तूने साले बीकॉम और तू मांग रहा है सैलरी 5 लाख की पर मंथ, तेरे में कुछ अक्ल है? नहीं, मैं तो 5 लाख की सैलरी मिलेगी तो ही करूंगा। और एक घन चक्कर, उसके लिए तेरे को बड़े बड़े कोर्स करने पड़ेंगे, प्रोफेशनल कोर्स करने पड़ेंगे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से तेरे को पास आउट होना पड़ेगा, तभी क्या मिलेगा, ऐसी सैलरी मिलेगी। बोले नहीं, तो जब तक 5 लाख नहीं मिले ना, अपने जॉब करवा मरे नहीं चाहिए, तो घर ही बैठे तो क्या है, यहाँ पे जो व्यक्ति घर बैठा हुआ है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा, वो बोला जाएगा वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड। तो जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए रेडी नहीं हो, या तो नॉट विलिंग टू, नॉट रेडी टू वर्क, और फिर इसलिए इसको काम नहीं मिल रहा, उसको बोलेंगे हम वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयड इज बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बेटा जी ये जो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आता है, वो किसके कारण आता है? लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों? बेटा जी जब है ना पॉपुलेशन बढ़ती है, क्या होता है, जब वो पॉपुलेशन बढ़ती है फास्टर देन द नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम बहुत तेजी से, नेशनल इनकम बढ़ रही है 5% से, नेशनल इनकम कितने परसेंट से बढ़ रही है? 5, और पॉपुलेशन बढ़ रही है 10% से, तो क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई नहीं बढ़ा, नेशनल इनकम का मतलब प्रोडक्शन होना, प्रोडक्शन धीमी तेजी से बढ़ रहा है, और सामने डिमांड करेंगे लोग ज्यादा तेजी से, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़े। होगा क्या, लोगों के पास कैसा कम आएगा, क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड ज्यादा होगी, सामने सप्लाई कम होगा, अननेसेसरीली क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, मतलब उनकी सेविंग हो जाएगी कम।
और जो इनकम अर्न करे ना वो भी क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम भी इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि इनके पास खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि खुद के पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, उनकी सेविंग और कम होगी, जिससे क्या होगा, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और जिससे क्या होगा, रिजल्ट नो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिसके कारण क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा नहीं। तो यही कारण है कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयड क्या होता है, बिकॉज ऑफ लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो लो सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्यों हुआ, क्योंकि वापस समझाता हूं, क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, फास्टर देन द नेशनल इनकम से, जिससे क्या हुआ, लोगों की पर इनकम, पर कैपिटा इनकम कम हो गई, उससे क्या हुआ, उनकी सेविंग नहीं है, उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर उनकी सेविंग नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, वो कोई जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्रॉब्लम आएगा। ओके ओके बेटा जी, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा जी, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति, जब क्या होता है, फुल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, फुल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो यहां पे क्या होता है, दोनों एक ही जैसे, दोज इंडिविजुअल हु आर रेडी टू वर्क एट अ करंट वेज एंड possess a qualification too but do not get any job are said as fully employed, fully unemployed और openly unemployed। ओके, कोई व्यक्ति के पास काम भी करना चाहता है, वो करंट वेज रेट में भी बोले, जो रेट बोल रहा है ना उस पर मैं काम करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन क्या हो रहा है, उसका क्वालिफिकेशन भी है लेकिन उसको फिर भी जॉब नहीं मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फुल्ली अनएम्प्लॉयड या तो ओपनली अनएम्प्लॉयड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सैज। सैज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब फॉर्म हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 2000 को। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2000 को। इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस ये था कि हमको देश के अंदर लाना था एफडीआई। क्या बोला सर, एफडीआई कैसा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोला क्या बोला, क्या कर रहा है, इतना भी नहीं मालूम पड़ता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखो बेटा, जब बाहर से जब इंडिया के अंदर पैसा आता है ना, इंडिया कंट्री के अंदर, तो वो दो फॉर्म में आता है, आइदर इट इज थ्रू एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और आता है एफआईआई। कौन सा, एफआईआई। तो एफडीआई क्या होता है, जब कोई हमारे देश के अंदर लैंड में, बिजनेस के अंदर हमारे यहाँ पे आके हमारे यहाँ पे आके बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है ना, बिजनेस में, और वो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एफडीआई। लेकिन कोई बोलता है नहीं नहीं, मारे તમારે कंट्रीમાં જઈને બિઝનેસ નથી કરવું, મારે તો શું છે, આપણે તમારી कंट्रीમાં પૈसा રોકવાના છે શેર માર્કેટમાં, सामा शेयर मार्केट में। तो जब कोई कंट्री का व्यक्ति हमारे कंट्री के कैपिटल मार्केट के अंदर मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, उसमें पैसा लगाता है, पैसा कमाता है और फिर निकल जाता है, तो ये होता है एफआईआई। तो एफआईआई शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स में, और एफडीआई किसका होगा, बिजनेस के अंदर। तो हम क्या करना है, हम चाहते थे कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे पैसा है फॉरेन का, तो उसके लिए हम चाहते थे एफडीआई। दूसरा, हम चाहते थे कंट्रोल फ्री एनवायरनमेंट फॉर एक्सपोर्ट, हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। तो बेसिकली दो पर्पस हो गए, एक क्या हो, एफडीआई को बढ़ाने के लिए कि फॉरेन का पैसा हमारे यहाँ पे है, और दूसरा एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए हमने सेस ला के आए थे। तो वापस से बेटा जी, सेस क्या होता है, सेस होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कब आया था, 1 अप्रैल 2000 को। पर्पस क्या था, एफडीआई बढ़ाना, दूसरा क्या था, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। Okay, to make Indian producing sector as equivalent to those of the world. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द 4 टाइप ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। बेटा इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, तो ये होती है 4 प्रकार से। हाँ, एक और चीज बता दूं मैं आपको, हर एक चैप्टर के आगे उसका नंबर लिखा हुआ है। कोई भी चैप्टर नोट्स में मैंने पहले लिखा हुआ है कि आपको तो मालूम पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आता है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होती है, पहला होता है थर्मल पावर के थ्रू, कोल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब वाटर। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियर पावर मतलब न्यूक्लियर एनर्जी। लास्ट आता है अदर, जैसे विंडमिल, बायोगैस, सोलर एनर्जी, ऐसे। ओके ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेथड ऑफ मेकिंग द नीम शास्त्र। एकदम इजी है बच्चा, चैप्टर नंबर 12 को बच्चों ने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। आपने थोड़ी खेडूत छे जे आपने आ करिए, तो बेटा जी जिन ने चैप्टर नंबर 12 को छोड़ दिया ये सोच के कि ये तो एग्रीकल्चर वाला है, वैसा नहीं है, बहुत इजी, बहुत छोटा है। अगर आपने छोड़ा हुआ है या तो आप चाहते कि सर आप करवा सकते हो सिंपल तरीके से, तो आप मेरे को बताना। अगर आप कोई भी चैप्टर,
मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चैप्टर का वन शॉट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि सर इस चैप्टर ये थोड़ा हमको टफ लग रहा है, इसका वन शॉट करवा दो, तो मैं उस चैप्टर का आपको वन शॉट भी करवा दूंगा। तो आप जब तक मैं बोलोगे नहीं, मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं हूँ जो आपके दिमाग में घुसूं और वहां से निकाल के लिखूं अच्छा है कि बेटा जी ये जो काली टी शर्ट पहनी है और ये जो लाल शर्ट पहना हुआ है, ये जो चश्मे वाला लड़का है, ये लंबे बाल वाली जो लड़की है जो मेरा वीडियो देख रही है, इसको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो बेटा जी स्माइल मत करो। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना, कमेंट में लिख दो कि सर ये वाला चैप्टर का वन शॉट करवा देना, तो जैसे मैं गाला में से फ्री होऊंगा मैं आपको वन शॉट करवा के वो कंसेप्ट को क्लियर करवा दूंगा। ओके जी, ओके। तो अभी आते हैं हमारे पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे नीम शास्त्र कैसे बनता है, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, खाली 2 मिनट का क्वेश्चन है। देखो हमको लेना है 200 लीटर वाटर, क्या लेना है 200 लीटर वाटर लेना है, उसके अंदर ऐड करना है, क्या ऐड करना है, काऊ का यूरिन, क्या ऐड करना है, गाय हमारी माता है। ओके, तो हमको इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता है। वाह सर वाह, सारा गधो, इतना अच्छे से पढ़ाता रहा हूं, बोलो आता है। ओके, तो ये क्या है, मैंने बोला नीम शास्त्र। नीम शास्त्र कैसे बनता है, हमको लेना है 200 लीटर वाटर, उसके अंदर ऐड करना है 10 लीटर यूरिन, काऊ का यूरिन, और क्या ऐड करना है 2 kg फ्रेश काऊ डंग। तो ये जो काऊ डंग यूज करना है 2 kg, 10 लीटर इसका काऊ यूरिन लेना है, और इसके साथ नीम की पत्तियां लेनी है, या तो आप 20 से 30 kg क्रश नीम शीट्स भी ले सकते हो, नीम के शीट्स क्रश किए हुए ले सकते हो, या तो उसकी लीव्स वगैरह भी ले सकते हो। ये सबको आपको मिक्स कर दो। तो यहाँ पे आपको इसने मिक्स कर दिया एंड इट इज नॉट अफेक्टेड। और यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे देखो ऊपर है ना, यहाँ पे शेड लगाया हुआ है, ताकि क्या ना आ सके सन, या तो सन की हीट नहीं आ सके। और इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज आपको स्टीर करना है, घुमाना है दिन में 2 बार। और आफ्टर 48 के बाद आपको क्या करना है, इसको छान लेना है। क्या करना है, छान लेना। आफ्टर 48 बाद आपको इसको छान लेना है और आपका ये बन के तैयार हो जाएगा नीम शास्त्र। क्या हो जाएगा, नीम शास्त्र। तो यहाँ पे आपने स्टीर किया क्लॉकवाइज ट्वाइस अ डेज, और फिर आपने इसको फिल्टर कर दिया क्लोथ के थ्रू और वो पानी को निकाल दिया, आपका नीम शास्त्र, नीमास्त्र वो आपका तैयार हो गया। ओके, वापस से बेटा जी फटाफट बोलो क्या क्या, हमने 200 लीटर पानी, उसके अंदर क्या क्या ऐड करो, 10 kg 10 लीटर काऊ का यूरिन, उसमें और क्या डालो 2 kg काऊ का काऊ डंग, और फिर उसमें डाल दो शीड क्रश किए नीम के, ठीक है, कितना 20 से 30 kg। फिर उसको क्या करो, दिन में 2 बार दम लगा के ऐसा जोर लगा के ऐसा, तो उसको आपको घुमाना है क्लॉकवाइज, और फिर 48 घंटे बाद आपको क्या करना है, उसको छान लेना है, और वो हमारा तैयार हो जाएगा नीम शास्त्र। है ना इजी बेटा जी, मैंने आपको पहले ही बोला कुछ नहीं है चैप्टर में, तो बताना मेरे को जरूर अगर आपको इसमें प्रॉब्लम पड़े तो। नेक्स्ट, लिस्ट द नेचुरल पेस्टिसाइड्स। कौन कौन से नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं फॉर द क्रॉप प्रोटेक्शन। तो नेचुरल पेस्टिसाइड्स ये है नेचुरल पेस्टिसाइड, उसमें आता है, हमने अभी नीम शास्त्र देखा, फिर अग्नि शास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, दशपर्णी अर्क, सोनास्त्र है, सोर बटरमिल्क सॉल्यूशन एंड सप्तधन्य अंकुर अर्क है। सप्तधन्य अंकुर अर्क है, एकदम इजी है, 2-3 बार याद रखोगे, 4-5 आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, निम शास्त्र, अग्निशास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क, सोनास्त्र, सोर बटरमिल्क सॉल्यूशन एंड सप्तधन्य अंकुर अर्क। तो बेटा जी हमने बड़े ही मजे से यहाँ पे पेपर नंबर 6 के सेक्शन नंबर C खत्म किया। आई होप आपको आया होगा मजा। कमेंट में लिखते रहना कि कमेंट हम पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था, एक हमारे कमेंट बॉय भी है, एक हमारे कमेंट बॉय जो बहुत अच्छे कमेंट लिखते रहते हैं। सर मैं आपके कमेंट में कमेंट की बारिश कर दूंगा, मैं बारिश कर दूंगा कमेंट की बोल के, तो एक बार देखो। तो ऐसे ही आप भी कमेंट की बारिश करें, फालतू कमेंट मत लिखना, क्योंकि कमेंट आपको अगर समझ आ रहा है उसके लिए है, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपको चैप्टर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिखो। तो मैं आपको बोलूंगा कि कमेंट लिख दो, आप बहुत अच्छी बातें लिखिए, लेकिन फालतू की बकवास मत लिखना। और चीज़ों को, क्योंकि क्या होता है कितनी बार हमें कोई बच्चा ने कुछ मतलब कुछ जानना चाहता है, तो उसने कोई कमेंट किया तो हमसे वो मिस हो जाता है, इसलिए कमेंट लिखिए, लेकिन जो जेन्युइन हो, जो अच्छे हो और आपको समझ आ रहे हैं, या तो आपके कोई डाउट्स हो उससे रिलेटेड ही कमेंट लिखो। चलो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपको बता दूं, आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, लिंक पे क्लिक जरूर से करना, पूरा आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। आप
इस तरह से आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करते रहें। चलो मिलते हैं हम कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।